जो जैसे कि आपने बताया गवर्नमेंट सर्विस से रिटायरमेंट हो चुका है आपका, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहने के बाद आप अगर इलेक्शन लड़ते हैं, चुनाव लड़ते हैं, राजनीति में आते हैं, तो जो लोग शुरू से राजनीति में रहे हैं उनकी अपेक्षा लोग आपको पसंद क्यों करेंगे? वर्तमान समय में भी एक साहब जो है यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं, वो उनका जो कास्ट का है वो कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि वो रहने वाले जैसा पता चला है कि वो बरेली के हैं, लेकिन दिल्ली से सर्टिफिकेट बनवाए हुए, तो वो कंट्रोवर्सी है। अगर वो एससी नहीं है तो उनका। नमस्कार, मैं रागिनी श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं रागिनी टाइम्स। लोकसभा चुनाव जितना नजदीक आ रहा है, प्रत्याशी जो है उतना ज्यादा सक्रिय होते जा रहे हैं चुनाव से संबंधित। अब अगर बात की जाए कि भाजपा से कौन दावेदारी कर रहा है, तो अभी तो फिलहाल कई लोग लाइन में, लेकिन हाँ, सपा से कौन दावेदारी कर रहा है इसमें भी कई सारे नाम आ रहे हैं सामने। फिलहाल अभी हमारे साथ हैं कमल किशोर कठेरिया जी, जो समाजवादी पार्टी से लोकसभा चुनाव के लिए दावेदारी कर रहे हैं। फिलहाल अगर उनकी छोटी सी प्रोफाइल आपके साथ साझा करें तो वो पूर्व कमिश्नर रहे हैं। पूरे कार्यकाल में 49 करोड़ की कोकेन पकड़ना एक बहुत बड़ा लक्ष्य रहा, और उसके बाद इनको 6 देशों की यात्रा जो है इनकी सर्विस में इनको मिली। उसके साथ इनको अम्बेडकर रत्न मिल चुका है। तो मिलवाते हैं आपको। सर, बहुत स्वागत है आपका रागिनी टाइम्स में। धन्यवाद रागिनी। इतनी अच्छी सर्विस करने के बाद चुनाव का मन कैसे बना लिया? सबसे पहले तो रागिनी जी, मैं आपने मेरा साक्षात्कार लेने आई और आपके इस साक्षात्कार, आपके जो रागिनी टाइम्स के द्वारा जो लोग भी इस साक्षात्कार को देखेंगे उन सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप शाहजहांपुर की जनता तक मेरे विचार पहुंचाने के लिए मेरे पास आई हैं। जहाँ तक राजनीति में आने का प्रश्न है, तो मैं नौकरी में अवश्य रहा, लेकिन मैं शुरू से ही समाज के साथ जुड़ा रहा। बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों का मेरे ऊपर बहुत प्रभाव रहा। तो मैं पहले तो ऐसे ही जो भी सामाजिक संगठन थे उनके साथ मिलकर काम करता रहा। मैं बम्बई में जब पोस्टिंग थी तो मैं बामसेप का बॉम्बे का प्रेसिडेंट भी रहा। फिर बाद में मैंने जब देखा कि ट्रांसफर होने की वजह से कभी इस जिले कभी उस जिले में मेरे कार्य जो है रुक जाता था, नए जगह जाते थे तो नए सिरे से लोगों को जोड़ना पड़ता था। तो फिर मैंने अपना कार्य क्षेत्र का केंद्र जो है अपने अंग्रेज जनपद शाहजहांपुर को बनाया, और जिससे कि मैं कहीं भी रहूं मेरा कार्य रुके ना। और शाहजहांपुर में मैं लगभग 2001 से, मैं कह सकते हैं कि 22 साल से या 23 साल से मैं सक्रिय हूँ। और न केवल बाबा साहब विचारों के आधार पर मैंने समाज को संगठित करने का प्रयास किया है, बल्कि साथ में और भी जब भी कभी समाज की पीड़ा हुई तो उसमें भी उनकी मदद करने का प्रयास किया। जैसे कि कभी कंबल बंटवाना है जाड़े के टाइम, या कोरोना काल में मैं दिल्ली में फंसा हुआ था, लेकिन उसके बावजूद मैंने यहाँ पर गरीबों के बीच में जो कोरोना के पीड़ित थे, जहाँ पर उनके पास मदद नहीं पहुँच पा रही थी, अपने साथियों के द्वारा, अपने आदमियों के द्वारा मैंने उनको राशन की व्यवस्था करवाई। तो इसलिए शाहजहांपुर से तो मेरा शुरू से जुड़ा रहा। राजनीति में मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं आऊँगा, लेकिन जब मैं सेवानिवृत्त हुआ तो मैंने बहुत प्रयास किया कि बिना राजनीति में जाए मैं समाज के लिए कुछ काम कर सकूं। लेकिन फिर मुझे लगा कि बाबा साहब की वो प्रसिद्ध उक्ति में याद आई, जो उसमें लिखा था, पॉलिटिकल पावर इज मास्टर की अब सोशल रेवोल्यूशन, मतलब सामाजिक क्रांति के लिए मास्टर चाबी जो है वो राजनीतिक सत्ता है। और इसी बीच अखिलेश जी से, मेरी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी के, उनसे मेरी मुलाकात हुई 2019 में, और उनके विचारों से मैं प्रभावित हुआ। उन्होंने जितने भी अम्बेडकरवादी संगठन है उत्तर प्रदेश के, उनके अध्यक्षों को बुलाया था। तो मुझे भी उस नाते, क्योंकि मैं भी एक संगठन चला रहा हूँ जो कि 15-16 जिलों में काम कर रहा है, और प्रदेश से बाहर राजस्थान और पंजाब में भी सक्रिय है, तो मुझको भी निमंत्रण मिला, वहाँ मेरी बातचीत हुई, मैं उनके विचारों से बहुत प्रभावित हुआ और मैं उनके लिए काम करना शुरू कर दिया। 1 साल तक ऐसे ही काम किया। बाद में 2022 के चुनाव से 1 महीना पहले उन्होंने फिर मीटिंग बुलाई थी, तो मैं पार्टी ज्वाइन कर लिया उनके द्वारा कहने पर। लोकसभा चुनाव में शाहजहांपुर की सीट रिजर्व रहती है शेड्यूल कास्ट के लिए। पहली बात तो बाहर का प्रत्याशी होता है, वो कहीं भी जाए वो जीत नहीं पाता है, या उसकी छवि बहुत बड़ी हो, उसकी स्वीकारता जो है ऑल इंडिया लेवल पे या प्रदेश लेवल पे अपने किसी एक जिले तक सीमित ना हो, उसको जरूर आम जनता स्वीकार कर लेती है। वरना जनता जो है यही चाहती है कि ऐसा प्रत्याशी हो जो उनके बीच रहता हो, हारे या जीते,
हमेशा उनके सुख दुख में उनके साथ खड़ा हो, वरना बाहर के प्रत्याशी आते हैं, अगर हार गए तो फिर बाहर अपने 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 प्रदेश में चले जाते हैं और फिर वो 5 साल तक मुंह नहीं दिखाते हैं। जहाँ तक यहाँ पर है कि दूसरे रिजर्व सीट पर अन्य ग्रुप के प्रत्याशी का खड़ा होना, तो रिजर्व सीट पर केवल जो अनुसूचित जात के लिए सीट रिजर्व है, उसमें सिर्फ अनुसूचित जात का व्यक्ति ही खड़ा हो सकता है। लोकसभा में ये नियम है कि यदि कोई व्यक्ति की कास्ट किसी दूसरे प्रदेश में जहाँ वो पैदा हुआ वहाँ पर वो SC में आता है तो वो कहीं भी जाके खड़ा हो सकता है। उस आधार पर पहले उमेश सिंह कश्यप यहाँ आ चुके हैं, चुनाव लड़े थे, लेकिन बाहरी होने के नाते उनको भी जनता ने रिजेक्ट कर दिया, और लेकिन लीगली वो यहाँ पर खड़े, उनका जो है चुनाव वैध था क्योंकि वो हरियाणा से आते थे, हरियाणा में SC होते हैं। वर्तमान समय में भी एक साहब जो है यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं, वो उनका जो कास्ट का है वो कंट्रोवर्शियल है क्योंकि वो रहने वाले, जैसा पता चला है कि वो बरेली के हैं, लेकिन दिल्ली से सर्टिफिकेट बनवाए हुए, तो वो कंट्रोवर्सी है। अगर वो SC नहीं है तो उनका सर्टिफिकेट रिजेक्ट हो सकता है और उसके लिए पार्टी को नुकसान हो सकता है। और दूसरी बात यह है कि अगर सपोज अगर वो एक्सेप्ट भी हो जाता है किसी तरीके से, तो जो बाबा साहब ने आरक्षण का प्रावधान किया है, सीटों की हिस्सेदारी, राजनीतिक मतलब विधानसभा लोकसभा में आरक्षण दिया, उनका उद्देश्य था कि जो अनुसूचित जाति के लोग हैं उनके प्रतिनिधि उनकी समस्याओं को विधानसभा या लोकसभा में उठा सके। यदि कोई व्यक्ति जो अनुसूचित जाति में पैदा नहीं हुआ है, उसको अनुसूचित जाति का दर्द नहीं मालूम है, उनकी समस्याओं का नहीं मालूम है, कौन सी पीड़ा वो झेलते हैं, तो ऐसा व्यक्ति अगर विधानसभा या लोकसभा में होता तो उनका प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। तो ऐसे आदमी को, ऐसे लोगों को के बारे में टिकट देते समय पार्टी के को विचार करना चाहिए, चाहे कोई पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो या भाजपा हो, उनको ये इस पर विचार अवश्य करना चाहिए कि क्या जिस वर्ग के प्रतिनिधित्व के लिए सीट रिजर्व की गई है वो व्यक्ति कैंडिडेट जिसको टिकट दे रहे हैं वो उस पीड़ा को समझता है या नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि वो सर्टिफिकेट बना लिया है, बाद में कोर्ट में चला जाए तो वहाँ तो लटके ही, और दूसरे जो संविधान में आरक्षण का उद्देश्य है उसको ही फेल कर दे। जो जैसे कि आपने बताया गवर्नमेंट सर्विस से रिटायरमेंट हो चुका है आपका, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहने के बाद आप अगर इलेक्शन लड़ते हैं, चुनाव लड़ते हैं, राजनीति में आते हैं, तो जो लोग शुरू से राजनीति में रहे हैं उनकी अपेक्षा लोग आपको पसंद क्यों करेंगे? देखिए, टिकट मांगना तो सबका ही अधिकार है, भले वो 1 साल पहले आया हो। जनता को इस पर ध्यान देना चाहिए कि कौन उनके लिए ज्यादा उनकी आवाज को संसद या लोकसभा विधानसभा में उठा सकता है, उनके दुख दर्द में कौन ज्यादा शामिल हो सकता है, उनके जो पीड़ा को, क्योंकि ये जो लोकसभा या विधानसभा का है चुनाव है वो केवल लोकल लेवल पे उनकी समस्याओं का समाधान ही नहीं है, बल्कि उनकी समस्याओं को विधानसभा या लोकसभा में भी उठाना है। तो अगर वो व्यक्ति आया है जो पहले से यहाँ है, वो ज्यादा काबिल है, उनकी समस्याओं को ज्यादा बेहतर ढंग से उठा सकता है लोकसभा जाके, तो उसका जनता साथ दे। और वरना अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो भले ही 1 साल पहले राजनीति में आया, उससे पहले राजनीति में नहीं था किसी भी कारण से, चाहे वो नौकरी में था इसलिए नहीं था या उसे राजनीति का शौक नहीं था इसलिए नहीं था, लेकिन अगर वो आता है और उस जनता को ये लगता है कि उसके कार्यों के आधार पर वो उनकी बात को लोकसभा में, विधायिका में बेहतर ढंग से उठा सकता है, तो मैं समझता हूँ उसे समर्थन मिलना चाहिए। और इसी आधार पर मैंने भी रखा, क्योंकि मैं हमेशा समाज के बीच रहा हूँ, नौकरी में रहते हुए भी समाज को नहीं छोड़ा है, और मुझे लगता है कि समाज जो है जनता मेरा साथ देगी। अभी आप जनता के बीच जाते हैं तो आपको कैसा समर्थन मिल रहा है? बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। लोग ये कहते हैं कि हाँ ये व्यक्ति ऐसा है, अगर ये जीत जाता है तो ये हमारी बात को बेहतर ढंग से उठा सकता है, इसके अंदर दम होगी, क्योंकि ये पढ़ा लिखा है, बड़ी प्रशासनिक सेवा से रिटायर हुआ है, इसको प्रशासन के भी सारे हथकंडे मालूम होंगे, और उन बातों को अगर विरोधी पक्ष या सत्ता पक्ष में वो नहीं है, विरोध पक्ष में भी है, तब भी जो भी उनकी जो प्रश्न होंगे जनता से जुड़े हुए, उनको अगर गलत ढंग से पेश किया जाए तो वहाँ बेहतर ढंग से उनका मुकाबला कर पाएगा। तो ये कंपटीशन भी काफी टफ रहने वाला है, क्योंकि अभी जो लहर चल रही है एक हिसाब से देखा जाता है तो एक तरफ ही पूरा चुनाव हो जाता है, क्योंकि विधानसभा चुनाव 6 की 6 सीटें चली गई, तो इतना आसान नहीं होने वाला है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि चुनाव आसान नहीं होने वाला है, लेकिन अगर
जो जो इस समय सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो केवल धर्म के नाम पर आगे बढ़ रहे हैं। अगर जो समाज के मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, या बहुत सारी और समाज की पीड़ाएं हैं, उन पर अगर समाज के बीच जागरूकता पैदा की जाए, उनके बीच ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर उनको इन समस्याओं पर अवेयर किया जाए और बताया जाए कि धर्म नहीं, ये सामाजिक समस्याएं हैं, जो है जो जनता की मूलभूत समस्याएं, इनके ऊपर चुनाव होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ जनता जो है पलटकर विपक्ष की ओर भी आ सकती है, क्योंकि जब समाज तभी समृद्ध होता है या स्वस्थ समाज तभी बनता है जब समाज में भाईचारा बना हुआ हो, और तभी हम और अगर हम नफरत वाली राजनीति पे जाएंगे तो समाज में हमेशा नफरत फैली होगी, हम समाज की मूलभूत समस्याओं को कभी उठा ही नहीं पाएंगे। तो एक पक्ष वो है जो समाज में नफरत फैलाना चाहता है, एक पक्ष वो है जिसको समाजवादी पार्टी प्रतिनिधित्व करेगी और समाज में भाईचारा स्थापित करके जनता की जो मूलभूत समस्याओं पर जो है शासन का ध्यान केंद्र करके। ऐसी कोई 5 समस्याएं जो आपने शाहजहांपुर में पॉइंट आउट की हो कि जो इस सांसद के टाइम पे नहीं हो पाई, वो आप करना चाहें? बहुत सारी समस्याएं हैं। पहली बात तो जो जैसे कि यहाँ पर जो सभी जगह हैं, जो पार्टी के लेवल पर हैं, जो धर्म के आधार पर लोगों को भड़काना या करना, इस तरह की समस्याएं तो शाहजहांपुर में भी हैं, क्योंकि शाहजहांपुर में मुस्लिम समाज का भी अच्छी जनसंख्या में और अगर कोई पार्टी केवल उनके और दूसरे धर्म के बीच में नफरत का वातावरण पैदा करके सत्ता हासिल करना चाहती है, अपना चुनाव जीतना चाहती है, तो उनके बीच भाईचारा बनाए रखना ये बहुत बड़ी समस्या है, जिसको मैं अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं उस पर फोकस करूँगा। दूसरे आप देखिए कि यहाँ के बहुत सारे समस्या, जैसे कि अब यहाँ पर सड़कों का हाल देखिए, सड़कों का हाल निगम बन गया है लेकिन सड़कें हर जगह टूटी फूटी हैं, गड्ढे हैं। कहीं पे आप जाइए किसी गाड़ी से तो आप आधा किलोमीटर भी बिना झटके के नहीं चल सकते हैं, आपको कहीं ना कहीं झटका लगेगा। तो निगम बनने के बाद भी जो निगम का मतलब जो मूलभूत जो पैरामीटर हैं कि कम से कम सड़कें तो अच्छी हों, वही नहीं है। स्वास्थ्य सेवा यहाँ बहुत खराब है। आप अस्पताल जाइए तो जगह जगह आपको पान के थूक मिलेंगे, आप रेलिंग पर चढ़ते हुए हाथ नहीं रख सकते हैं, आपको डर लगेगा कि कहीं पर गंदगी पड़ी हो आपके हाथ में लग गया। तो इस तरह की ये वाली समस्या भी हैं बहुत सारी। जैसे कि एक जमाने में यहाँ पे कालीन उद्योग में भदोही युवा शाहजहांपुर का नाम आता था, आज वो गायब हो चुका है। इस तरह बहुत सारी समस्याएं हैं जो आपने सोच के रखा है कि हाँ पे काम करना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपसे बात करके अच्छा लगा और उम्मीद है कि आपको टिकट मिले और एक बार जनता आपको भी मौका दे। बहुत बहुत धन्यवाद रजनी जी, और फिर मैं आपको इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि आपने मेरे विचार जनता तक पहुंचाने के लिए मेरे पास हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।